मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सर्वप्रथम आपके पास वीडियो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हमने आप लोगों से कल कहा था कि हम लोग आगे गुप्त काल के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग गुप्त काल के विषय में जानते हुए आगे बढ़ेंगे और सर्वप्रथम देख लेते हैं गुप्त काल क्या है, उनकी उत्पत्ति, गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों आइए देखते हैं। गुप्त काल दोस्तों जिनका टाइम पीरियड है 300 AD से 600 AD। AD का मतलब होता है दोस्तों ईस्वी, अर्थात 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है, जो गुप्त काल इतने समय तक रहा। लगभग 300 वर्षों तक गुप्त वंशों ने शासन किया था। उत्पत्ति के विषय में जान लेते हैं दोस्तों। उत्पत्ति इनकी कैसे हुई थी, तो अनेक विद्वान जो थे अलग अलग हिसाब से अपना बताते गए और जिनका जो है वर्णन होता गया। अंततः जो निष्कर्ष निकला है उसके विषय में भी हम लोग आगे बातें करेंगे। आइए दोस्तों, कुछ विद्वानों ने बताया कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई थी। तो हुई कैसे थी ब्राह्मण से, तो उनका तर्क जो था आइए देखते हैं दोस्तों। बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात जिसका नाम विक्रमादित्य था की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक शासक से हुआ, जो ब्राह्मण थे, जिनका गोत्र धारण था। इनके कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी पुत्री जो प्रभावती थी उसका विवाह ब्राह्मण से हुआ, अर्थात ये लोग ब्राह्मण रहे होंगे, इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी ब्राह्मण से किया। लेकिन आगे देखते हैं आलोचना में क्या बता रहा है कि वैवाहिक संबंधों से वर्णों का निर्धारण नहीं होता है। धारण गोत्र वैश्य समुदाय का भी एक प्रचलित गोत्र है, जो जायसवाल का गोत्र होता है, जिसे धारण कहते हैं। जायसवाल का गोत्र दोस्तों धारण होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जाति किसी भी जात से शादी कर सकता था, तो इसका ये कोई मतलब नहीं निकलता है कि जो है कोई ब्राह्मण से ही शादी करे। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती, वैवाहिक संबंधों से इसका निर्णय नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी उत्पत्ति जो है क्षत्रियों से हुई थी और ये क्षत्रिय थे। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी था का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। तो बताते हैं कि यह क्षत्रिय वर्ण की थी कुमार देवी, अर्थात कुमार देवी के जो पिता रहे होंगे उन्होंने किसी क्षत्रिय लड़के से ही शादी की होगी कुमार देवी का। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि आलोचनाओं का मतलब निकलता है कि वैवाहिक संबंधों से वर्णों का निर्धारण नहीं होता है। कोई किसी भी जात में शादी कर सकता था दोस्तों। इसका कोई मतलब नहीं है कि यह क्षत्रिय रही थी कुमार देवी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय रहे होंगे, इसलिए उनकी शादी इनसे हुई थी। आते हैं दोस्तों, अगला जो है शूद्र से उत्पत्ति। गुप्तों का संबंध मौर्यों से था जो शूद्र थे। यह विचार विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में किया है। एक विशाख दत्त थे दोस्तों, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में इन्होंने लिखा कि गुप्तों का संबंध मौर्यों से है और जो कि मौर्य जो शूद्र थे, अर्थात ये भी शूद्र रहे होंगे, गुप्त भी शूद्र रहे होंगे। लेकिन मानने वाली बात यह है कि जो गुप्तों एवं मौर्यों के मध्य का जो संबंध था दोस्तों, 500 वर्षों का फासला है दोनों के। मौर्य काल और गुप्त काल के मध्य 500 वर्षों का फासला है। इससे यह पता चलता है कि इनका रिलेशन संबंध रहा ही कैसे होगा, जो जाकर के मौर्य वंश जो है गुप्त वंश बाद में बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है और इसे माना भी नहीं जा सकता है, इसे भी नकारा जाता है। लेकिन आइए देखते हैं
इसी में मौर्य शूद्र थे ही नहीं, क्षत्रिय थे, कुछ विद्वानों ने ये बताया। आगे देखते हैं, कुछ विद्वानों ने बताया कि वैश्य थे, इनकी उत्पत्ति वैश्यों से हुई है, अर्थात जो गुप्त काल वंश के लोग थे उनकी उत्पत्ति वैश्यों से हुई है। परंतु धारण गोत्र के थे तो गुप्त उपनाम अपनाते थे। इनका कहना है कि इनकी उत्पत्ति वैश्यों से हुई है, यह धारण गोत्र के थे और वे गुप्त उपनाम अपनाते थे जो वैश्य वर्ण में लोकप्रिय है। जबकि आलोचना करने वाले इसके क्या कहते हैं, गुप्त पदनाम वाले केवल वैश्य नहीं होते, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त आदि। दूसरी बात है, धारण ब्राह्मणों का भी गोत्र होता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है, यदि धारण ब्राह्मणों का भी गोत्र होता है तो कैसे कन्फर्म कर लेंगे कि वैश्य जो है, गुप्त जो है, गुप्तों की उत्पत्ति वैश्यों से हुई। आगे जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि आगे जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में तथा अन्य शासनकालीन ग्रंथों से इसका संकेत मिलता है कि गुप्त वंश के लोग वैश्य थे। यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है दोस्तों। अंततः यह निष्कर्ष निकला कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से और अन्य ग्रंथों से यह पता चलता है कि जो गुप्त कालवंशी थे वे लोग वैश्य ही थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखेंगे दोस्तों, और इनके संस्थापक सदस्यों के बारे में तथा अन्य शासकों के बारे में देखेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग गुप्त काल के शासकों के विषय में जानते हैं। प्रमुख शासक की बात करते हैं दोस्तों। पहला है श्रीगुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। गुप्त वंश का संस्थापक एवं प्रथम ऐतिहासिक शासक था यह दोस्तों। प्रयाग अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए मृगशिखा वन में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था दोस्तों चीनी मंदिर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और चीनी मंदिर कहाँ पर स्थित था दोस्तों? तो वह है मृगशिखा वन, और निर्माण श्रीगुप्त ने करवाया था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी दोस्तों। अब दूसरा महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों घटोत्कच। घटोत्कच का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक है। इसके कार्य को देख लेते हैं। इस वंश का द्वितीय ऐतिहासिक शासक था दोस्तों यह। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की और प्रयाग अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले शासक के विषय में जानते हैं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने 300 ईस्वी से 334 ईस्वी तक इसने 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों गुप्त वंश पर। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक एवं वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक था, तो जो क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम को टिक लगाएंगे। जबकि आपसे पूछ लेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं दोस्तों। जबकि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखिए दोस्तों, यह जो है अभी तक जो गुप्त वंश के शासक थे, श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गए, ये लोग महाराजा की उपाधि धारण कर रहे थे। लेकिन यह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। अपने राज्यारोहण के समय उसने एक नवीन संवत का आरंभ किया था दोस्तों। आगे देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया इसने, और
उसने सोने के सिक्के जारी किए जिन पर अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम खुदवाया था। इसने एक सोने के सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम ने, उस पर इसने अपनी पत्नी का नाम खुदवाया दोस्तों, जिनका नाम कुमार देवी था। अब दोस्तों अगले शासक के विषय में हम जो लोग जानेंगे जिसका नाम है समुद्रगुप्त। टाइम पीरियड दोस्तों 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था दोस्तों। यह संघर्ष उसने कांच नामक शासक से किया था, जिसका नाम सोने के एक सिक्के पर खुदा हुआ है। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में सैन्य अभियान किया, केवल पश्चिम भारत को छोड़कर। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, इसने संघर्ष करके कांच नामक शासक से उसके बाद सत्ता पाई, अगला शासक बना और इसने पूरे भारत में सैन्य अभियान किया, केवल पश्चिमी भारत को छोड़ करके। अब दोस्तों समुद्रगुप्त के विषय में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग गुप्त वंश के अगले शासक समुद्रगुप्त के विषय में और जान लेते हैं। देखते हैं उसने स्वयं को लिच्छवी का दौहित्र कहा था, लिच्छवी का रक्षक कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार वीएन स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ब्रिटिश इतिहासकार वीएन स्मिथ ने इसे नेपोलियन कहा था, अर्थात इसने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। इसने पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। ये बीड़ा बजाने में दक्ष थे, बीड़ा बहुत ही सुंदर बजाते थे। इन्हें एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए देखा गया है। एक सिक्के पर इन्हें बीड़ा बजाते हुए देखा गया है दोस्तों। आते हैं एक महत्वपूर्ण शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में और विस्तृत पढ़ना होगा दोस्तों हम लोगों को। देखिए 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त वंश पर शासन किया। पहला पॉइंट है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों। और देवी चंद्रगुप्तम में ही एक कहानी का उल्लेख है, छोटी सी कहानी है दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं। एक कहानी है दोस्तों जिसमें शक और रामगुप्त के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें रामगुप्त पराजित हो गया दोस्तों। रामगुप्त पराजित हो गया और पराजित होने के उपरांत शर्त थी कि यदि पराजित होता है रामगुप्त तो वह अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को समर्पित कर देगा। तो हुआ ये कि शक शासकों ने रामगुप्त को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद शर्तों के मुताबिक रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शकों को समर्पित कर दिया। इस बात का पता चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को चलती है। वह आता है और फिर से युद्ध का बेड़ा जो है ले करके शकों के ऊपर आक्रमण कर देता है। शकों के ऊपर आक्रमण करने के बाद दोस्तों शकों को पराजित कर देता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित कर देता है और वहाँ से ध्रुव देवी को ले आता है और स्वयं इनसे विवाह कर लेता है। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है और उसके विवाह के उपरांत अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके स्वयं गद्दी पर आसीन हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शकों को पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने जब शकों को पराजित किया दोस्तों तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे लोकप्रिय हुआ। इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई
और इस उज्जैन के दरगाह में कालिदास एवं अमर सिंह रहते थे। ये दो कवि थे दोस्तों, कालिदास और अमर सिंह, जो उज्जैन के दरगाह में रहते थे। पश्चिम भारत के विजय के बाद उसने सोने के सिक्के चलवाए। इसने पश्चिम भारत पर अभियान किया और उसे जीतने के बाद उसने सोने के सिक्के भी चलवाए। अभी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोगों को और पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में आगे देखते हैं। दिल्ली के नरहौली में एक लौह स्तंभ मिला जिस पर चंद्र नामक शासक के विजय का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की है। दिल्ली के नरहौली से जो लौह स्तंभ मिला उसमें चंद्र नामक शासक के विजय का उल्लेख है। जो विद्वान है वो इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि इसका जो चंद्र नामक विजय है वह चंद्रगुप्त से रिलेट करता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। उसने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नारा से किया, जिससे उन्हें प्रभावती नामक पुत्री की प्राप्ति होती है दोस्तों। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, जिसका संबंध ब्राह्मण राजवंश से था। दुर्भाग्यवश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है युवावस्था में ही। उसके बाद प्रभावती गुप्त ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में लंबे समय तक शासन किया। और आगे देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण चीज है चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण जिसने की थी, इसने चांदी का सिक्का जारी करवाने वाला यह पहला गुप्त शासक था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी का सिक्का जारी करवाने वाला पहला गुप्त शासक था। इस शासक का अंतिम अभिलेख सांची का अभिलेख है दोस्तों, जिसमें इसका नाम देवराज बताया जाता है। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत में आया था, अतः फाहियान ने अपने विवरण में कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। आया तो फाहियान इसी के शासनकाल के समय भारत आया था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहीं पर कुछ लिखा नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे जो है कुछ शासकों के विषय में और जानेंगे कल। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें।